আজকে বলবো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি বিবরণ, যেটা সেলুলার জেলে আজও ইটের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। নিজের চোখে গিয়ে দেখে এলাম। কম করে হলেও 80% বাঙালি নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন। দেখুন কত অসহ্য টর্চার এখানে সহ্য করেছেন। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এই সেই কুখ্যাত জেল, যেখানে অত্যাচারের সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছিল। तो देखिएगा अभी हमारा पहला स्पॉट जो है फांसी घर। ये छोटा सा घर आपको दिख रहा है, यही फांसी घर है। इसके साइड पे आप लोग खड़े हैं, पहले आपको ब्रीफ किया जाएगा, इसके बाद आप लोग आगे जाकर इसको देख सकते हैं। तो फांसी घर के बारे में एक्सप्लेन किया जाए तो इस फांसी घर में कितने लोगों को फांसी दे गया ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड में जापानियों ने मैक्सिमम रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अभी एग्जैक्टली हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि कितने लोगों को हैंग किया। फांसी घर के बारे में बताया जाए तो उस समय इसमें शेड नहीं था। ऊपर का जो छत आपको दिख रहा है, साइड का वॉल, ये व्हाइट रंग का वॉल, ये सब रिसेंटली बनाया गया। ये ओपन गैलोस था, यानी कि खुला फांसी घर। अगर किसी को भी फांसी दिया जाए तो फ्रीडम फाइटर सेल से खड़ा होकर देख सकता है। एक समय में एक साथ 3 लोगों को फांसी देने के हिसाब से बनाया गया। जब डोर के सामने जाकर आप लोग खड़े होंगे तो इसमें जो रस्सा देखेंगे रोप, ये नया लगाया गया है। उस समय का ओरिजिनल ऊपर का बीम है, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड लीवर। जैसे ये लोग लीवर को खींचेंगे, तीनों प्लेटफॉर्म एक ही साथ नीचे की तरफ खुलेगा, इनका बॉडी है। और जब रस्सा देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, सेंटर वाले रोप में एक लोहे का रिंग लगाएंगे। कहा जाता है कि इस लोहे का रिंग को इस प्रकार से सेट करते थे, जैसे लीवर खींचता था प्लेटफॉर्म खुलता था, वो जो है स्पाइनल कोड तोड़ने का काम करता, जिससे इंसानों का जल्द से जल्द जाता है। तो फांसी करने मैंने बताया बीम, प्लेटफॉर्म एंड लीवर ओरिजिनल है। देखने के बाद बैक साइड की डोर से बाहर निकलकर वर्कशॉप में जाएंगे, जहाँ पे आपको टॉर्चर के बारे में बताया जाएगा। तो फांसी का सेक्शन थोड़ा छोटा है, इसलिए फैमिली वाइज आकर देखिएगा, दो लोग। দেখুন এই সেই কুখ্যাত ফাঁসি ঘর। এটা ওপেন ছিল এবং এই নিচে সমস্ত গোল গোল যেগুলো রয়েছে, লিভার টানলে এগুলো সরে যেত এবং সাথে সাথেই মৃত্যু হতো। এই হচ্ছে সেলুলার জেল। এই সেলুলার জেল 3 তলা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রচুর লম্বা। এই ঘরটাকে বলা হচ্ছে টর্চার ঘর। এই টর্চার ঘরে কি লেভেলের টর্চার হতো এটা একটু পজ করে ভালো করে দেখে নিন, তার একটা বিবরণ এর মধ্যে রয়েছে। শুনলে পরে গা শিউরে উঠবে। মানুষ মানুষকে এই লেভেলের টর্চার করতে পারে, মানুষটা বেঁচে থাকবে, অথচ সে তার বেদনাটা, তার পেইনটা প্রত্যেক মুহূর্তে অনুভব করবে। কীরকম অমানুষিক পরিশ্রম করানো হতো দেখুন। নারকোলের ছোবা থেকে নারকোলের রশি বের করা, এবং সেটা দিনে 14 ঘন্টা 12 ঘন্টা ধরে করানো হতো। হাতে ছালা পড়ে যেত এবং লোকের কষ্টের সীমা ছিল না। দেখুন গাইড সাহেব আমাদেরকে সেটা ডিটেলে বুঝিয়ে বলছেন। রোমহর্ষক কাহিনী। अभी हमारा पहला स्पॉट था फांसी घर। अभी आप लोग सेकंड स्पॉट पे खड़े हैं। ये जो है वर्कशॉप है कार्यस्थल, यहीं पे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर करते थे। उस समय इसमें शेड नहीं था, ये ओपन था, सिर्फ ब्रिक्स का एक छोटा सा वॉल, यानी इसी तरह धूप में गर्मी में लाके इनको काम करा था। जैसे ही आप लोगों ने इसके अंदर एंटर किया तो पहला जो ऑयल मिल आप लोगों ने देखा ओरिजिनल है। ये मॉडल आप लोग को समझाने के लिए रखा है। ये आप तो पहला पनिशमेंट देखेंगे, इसे कहा जाता है कॉ बॉर्निंग। कॉ बॉर्निंग मतलब एक इंसान को नारियल का छिलका को छिलना पड़ता था। ऐसे रफ लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट देते थे, जिसे सुबह से लेकर शाम तक इसे कूटना पड़ता था। कूट कर इसके रेसे को निकाल कर ये लोग रस्सा बनाते थे। नारियल का छिलका से आज भी रस्सा बनता है। इतना रफ लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता था, जिसे कूटते वक्त इनके हाथ में पूरा छाला, यानी कि पूरा हाथ कस के निकल जाता था। रस्सा का क्रॉस इस मशीन से इसे घुमाया जाए तो ऑल्टरनेट, एक का ऑपोजिट दूसरा घूमे, ऐसे घुमाकर रस्सी के क्रॉस बनाते थे। ये मशीन भी ओरिजिनल। उसके बाद जो नारियल होता था, इसको तोड़कर ये लोग धूप में सुखाते थे। ड्राई कोकोनट सूख, जिसको बोलते हैं कोकोरा, वो इस ऑयल मिल के अंदर में डाला जाता है। इसके बाद में आप लोग देखोगे लोहे के काफी सारे वेट लगाने का रीजन ये था कि इसके अंदर जो कोकोनट डालता था वो क्रश होकर उसका तेल अच्छी तरह से निकल सके, और इनको घुमाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। घुमाने के टाइम जहाँ पे भी इनका कदम रुकता था या थोड़ा आराम करने के लिए सोचता था, इसके पीछे एक वाटर लगा रहता था हंटर मारने के लिए, जैसे गांव क्षेत्र में कोल्लू का बैल कहा जाता है। उसी तरह इंसानों से काम कराते थे। एक दिन में एक इंसान को 30 पाउंड कोकोनट, 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल पर डे
40 पाउंड तेल निकालना पड़ता था। 40 पाउंड मतलब तकरीबन 18 किलो के आसपास। पॉसिबल नहीं, काम को पूरा नहीं कर पाया या काम करने से इनकार करेगा, उनको नेक्स्ट पनिशमेंट में भी ऐसी एक सेमी सर्कल बनेगा। थोड़ा इधर आइए सर, ऐसे थोड़ा सा आप लोग हो जाइए। यहाँ पर देखेंगे इसे जो है प्लगिंग फ्रेम कहा जाता है। फ्रेम जो है ओरिजिनल है। ये ऑन फ्रीडम फाइटर के साथ में जिनको भी यहाँ पे काम दिया गया, हर दिन का टास्क होता था, अगर कंप्लीट नहीं कर सका तो बांध के मारते थे। मारते वक्त सिस्टम ऐसा होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स को टोटली नेकेड किया जाता, शरीर से पूरे कपड़े निकाल दिए जाते थे। उसके बाद इनके हैंड्स, वेस्ट एंड लेग्स तीनों चीज को लॉक किया जाता। एक कपड़ा लेते थे, उससे एंटीसेप्टिक लोशन से भिगोया जाता था, जहां पे व्हाइट मार्किंग किया गया यहां बांधते थे बटक्स में। अब मारते वक्त कहा जाता है कि शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम बेत इनका बटक्स में लगना चाहिए, जहां पे व्हाइट मार्किंग किया गया। यहाँ बेत मारने का रीजन ये है कि यहाँ पे बेत मारा जाए, इंसान का डेथ नहीं होगा पर इनको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। जैसे काम करने के दौरान थक कर कहीं बैठना चाहे बैठ नहीं सकता था, बैक पोर्शन में घाव, रात को सो नहीं पाता था, इवन दो टॉयलेट भी नहीं जा सकता था। जैसे टॉयलेट जाएगा स्किन स्ट्रेच होकर दोबारा मार्क हो जाए। यहाँ का फ्लक्स बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ का घाव जल्दी सूखता नहीं। और इसको जो मारने वाला होता है वो इंडियन होता था। इस जेल में खाली फ्रीडम फाइटर नहीं, कुछ क्रिमिनल्स को भी लाया गया था, चोर, डकैत, खूनी, ये लोग। इनमें जिनका टर्म्स अच्छा, उनको वाटर का पोस्ट स्ट्रिक्टली ऑर्डर की, जब एक बेत मारो, बेत निकालो तो स्किन समेत कपड़ा निकल के आ जाना चाहिए। अगर नहीं निकला तो सेम पनिशमेंट इसको। यानी कि इंडियंस को मारता था, थोड़ा सॉफ्टनेस ना बढ़ते बल्कि इतना स्ट्रिक्टली ऑर्डर। इसका ओरिजिनल प्लेस बैक साइड में देखेंगे, व्हाइट कलर का स्टैचू। तो ये पहला जो पनिशमेंट आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है पनिशमेंट ड्रेस, हिंदी में बोलते हैं टाट का वर्दी। पूरा बस्ते यानी बोरे का होता है गोनी बैग। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं था। अगर कोई भी एक दूसरे से बातचीत करता हुआ पाया जाए, उनको 14 डेज तक यानी कि 14 दिन तक ये ड्रेस को पहना के काम कराएं। गर्मी बहुत ज्यादा, घमौरी, बदन में स्क्रैचेस, दिन भर काम करने के बावजूद रात भर इनका शरीर खुजलाता रहता था। उसके बाद 3 तरह का बेड़ी, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर, जिनको भी काम करने इस जेल से बाहर लेके जाएंगे कंपलसरी पहनना पड़ता था। गले पे राउंड से रिंग, लकड़ी में नंबर्स लिखा जाता था, हाफ स्लीव शर्ट, हाफ निकर पहनने के लिए। चेन फिटर में सेंटर में चेन लगा हुआ है। चेन जो है फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके घुटना को मोड़कर बैठ सकता था। पीरियड था 1 साल, 1 ईयर। उससे टफ, इसको बोलते हैं बार फिटर। सेंटर में आयरन रॉड, हाथ से होल्ड नहीं करना पड़ता था, कमर से एक चेन इसको लॉक करके रखता था, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके नहीं बैठ सकता क्योंकि रॉड बेंड नहीं होगा। इसका पीरियड था 6 मंथ, 6 महीना। सबसे डिफिकल्ट क्रॉस बार फिटर, ना ही टांग को वो ज्वाइन कर सकता है ना ही मोड़ सकता है, टांग को फैला कर रखना पड़ेगा, फैला कर चलना पड़ेगा। इसका पीरियड था 15 दिन। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था, जो नॉर्मल होगा उनको चेन फिटर, डेंजर होगा बार फिटर, सबसे ज्यादा डेंजर को क्रॉस बार फिटर। पीरियड था 1 ईयर 6 मंथ 15 डेज। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पनिशमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया, सभी लोगों को समझ में आए। अभी सेल देखने के लिए चलेंगे। यहाँ पे आपको सेल के बारे में बताया जाएगा। आप लोग टॉप तक जा सकते हो, वॉच टावर है, व्यू पॉइंट है, फोटोग्राफी के लिए लोकेशन है। टॉप में जाने के लिए रास्ता, सेंटर पार्ट से आपको सीढ़ी मिलेगा वुडन स्टेप से, लकड़ी की सीढ़ी है। चढ़ने के टाइम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ सीढ़ी बड़ा है, कुछ सीढ़ी छोटा है। कुछ बुजुर्ग लोग साथ में चढ़ते वक्त उतरते वक्त ध्यान दें। जब टॉप में जाएंगे तो जो वॉच टावर आप देखेंगे, सेंटर में एक प्लाइस का बॉक्स बनाया गया है, जो रात को साउंड लाइट शो में जस्ट एक लाइट इफेक्ट के लिए, ऐसा कोई मशाल नहीं जलता। व्यू पॉइंट है, फोटोग्राफी के लिए लोकेशन। टॉप से लौट कर जब आप लोग नीचे आओगे तो बैक साइड में छोटा सा डोर आपको दिखेगा, इसको ओपन करके आप लोग अंदर जा सकते हो। ये ओल्डन डेज गैलरी, जिसमें 100 ईयर्स बैक ऑफ दिस आइलैंड के कुछ रेयर फोटोग्राफ्स है जो ब्रिटिश गैलरी से कलेक्ट करके लगाए गए। सबसे ज्यादा फोटो इसमें अंडमान का पहला जेल रॉस का है, अंडमान का दूसरा जेल वाइपर का है, फ्रीडम फाइटर्स को काम करता हुआ भी दिखाया गया। लौटते वक्त सेक्शन को देख सकते। और यहाँ पे आपको सेल के बारे में बताया जाए, जब आप लोग सेल देखने जाओगे तो हर एक विंग का जो रो शुरू होगा, उसका पहला सेल आप लोग को डिफरेंट नजर आएगा, डबल डोर है। पहला सेल को गार्ड सेल बोलते हैं। एक गार्ड यहाँ पे आराम करता था, एक गार्ड खड़ा होकर ड्यूटी करता था। इनका शिफ्टिंग ड्यूटी जो है विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हो सके बोल के पहला सेल गार्ड लोग को आराम करने के लिए बनाया गया। तो ये पूरा रो को देखने के लिए एक ही गार्ड खड़ा होता था। एक विंग में सिर्फ 3 गार्ड लगते थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। तो मैंने आपको बताया उस समय टोटल 7 विंग, 3 into 7 कर दीजिए, 21 गार्ड फ्लोर में। वॉच टावर में 2 गार्ड, यानी कि 700 लोगों को देखने के लिए 23 गार्ड का जरूरत है। 23 गार्ड सफिशिएंट, पूरा जेल को आराम से वॉच कर सकते। और जब सेल देखने जाएंगे, सेल के सामने आप लोग खड़े होंगे तो पहले आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उल्टे हाथ के तरफ में इसका लॉकिंग सिस्टम है। काफी स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम था, बहुत दूर से लॉक करते थे।
कहा जाता है कि लॉक करने के बाद जो फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर होगा, अगर इनको चाबी मिल जाएगा तो भी ताला खोल के नहीं जा सकता है। वहां से लेके यहाँ तक इनका हाथ रीच नहीं कर पाएगा। और राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स बनाया गया है जहाँ पे नाइट टाइम पे जरूरत का कोई सामान या खाना देने के लिए। और सेल के अंदर के बारे में बताया जाए तो सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2। एक सेल में एक जन को रखते थे। सेल के अंदर कोई लाइट का फैसिलिटीज नहीं था। और कहा जाता है कि हर सेल के अंदर में सोने के लिए इनको एक लकड़ी का बेड देते थे, वुडन बेड। इसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाला जाता था। बेड का जो है हाइट काफी कम, लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा, करीबन 50 से लेकर 60 kg का हैवी बेड। इतने हैवी बेड देने का रीजन क्या है बोले से, इन केस कोई गार्ड उसको चेक करने के लिए सेल के अंदर में जाए तो उसको वेपन के रूप में यूज ना कर सके, उठा के किसी को मार ना सके, सरकाना भी मुश्किल था। खाना खाने के लिए इनको लोहे का बर्तन देते थे, आयरन प्लेट। एक तो खाना बे टाइम में दिया जाता था। फ्रीडम फाइटर ये सोचे कि इसको आराम से भूख लगने पर खाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयरन को उसमें खाना बहुत जल्दी रिएक्ट होकर खराब हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। तो आज भी हम लोग खाना खाते हैं तो स्टील या फाइबर का प्लेट, लोहे का बर्तन नहीं। दिन भर काम करने के बावजूद पीने के लिए इनको ½ लीटर का एक पॉट पानी मिलता था। 24 घंटे में ½ लीटर पानी, वो भी बदबूदार, बहुत स्मेल होता था, पीने लायक नहीं होता था। नहाने के लिए इनको समुद्र का पानी आता था, सी वाटर। एक तो गर्मी में काम कराते थे, बदन पर पूरा छाला होता था। नमक पानी से नहाने पर इनका बदन और ज्यादा जलता था, तो इनको नहाने से भी डर लगता था। तो हर चीज के लिए लिमिटेशंस हुआ करता था। और ध्यान में रखिएगा, ये ग्राउंड फ्लोर है एंड देन फर्स्ट फ्लोर। सेकेंड फ्लोर का लास्ट कमरा सावरकर जी। सभी लोग ऊपर जाने के टाइम मिस्टेक क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर चले जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर से लास्ट कमरा चले जाते हैं। सेकंड फ्लोर लास्ट कमरा सावरकर जी का। वापस लौटेंगे, सेंटर पार्ट पर लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर है। सबसे ज्यादा लोग बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, इनका नाम लिखा गया नेमली। वहीं से आपको सीढ़ी मिलेगा वॉच टावर जाने के। टॉप से फोटोग्राफी करके नीचे आ गए, पुराने टाइम के फोटोग्राफ्स तो देख सकते हैं। आगे के सेक्शन में आपको फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलने के टाइम जो लोग लंबे हैं कृपया सर बताएंगे, क्योंकि सभी जगह पे आपको डोर छोटा मिलेगा। प्लीज मानिए, कोई चीज समझ नहीं आया तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हो। टोटल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 7 विंग, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो सिर्फ 3 विंग को। ये 1 नंबर, 7 नंबर, बैक साइड में 6 नंबर। ऊपर जाएंगे तो 4 विंग यहीं से डैमेज हो गए, जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना देंगे। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया जाए तो ऐसे बहुत सारे महान फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं सुना। जैसे आपको महावीर सिंह जी के बारे में बताया जाए तो भगत सिंह के साथी थे, इनको भी जेल में लाया गया। हंगर स्ट्राइक करे, भूख हड़ताल, जबरदस्ती 2-4 गार्ड्स पकड़ के इनके नाक में ट्यूब डाल के इनको दूध पिलाया गया, जिसमें इनके लंग्स वगैरह में दूध जाने का, इनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में असुविधा। इस जेल में शहीद हो गए, एक बोरे पे डाल के पत्थर से बांध के इनको समुद्र में फेंक दिया गया। इंदुभूषण रॉय जी के बारे में बताया जाए तो काफी हद तक इनको टॉर्चर किया गया, जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर सके, तो इन्होंने सेल के अंदर में अपने क्लोथ को फाड़ के वेंटिलेशन से बांध के अपना आपको हैंग कर लिया, सुसाइड के। सोचा इतना यातना झेलने से अच्छा अपना आपको मुक्त कर देना ठीक है। बाबा भान सिंह जी के बारे में बताया जाए तो फ्लॉगिंग फ्रेम में रख के इनको इतना मारा गया कि रात को सोते सोते ही शहीद हो गए। ऐसे अनगिनत महान फ्रीडम फाइटर्स हैं। और आर्किटेक्ट का नाम मैंने आपको बताया, मैकविलियन। उसने कितना प्रॉपर प्लान तैयार किया, पूरा जेल ब्रिक से बनाया गया, बीच में जॉइंट लकड़ी के। जब इतना बड़ा जेल वो ईंट से बना सकता है तो इसको भी तो ज्वाइन कर सकता था, नहीं किया गया। उसका रीजन क्या है बोलने से, उस समय अगर इसको ईंट से ज्वाइन करता, कॉन्क्रीट करता, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता था, भूकंप। इनके साथ में सेंट्रल टावर हिलेगा तो एक साथ 7 का 7वां विंग को लेके गिर जाएगा। लकड़ी का बनाया गया शॉकर का काम करेगा, बेंड होगा, टूट जाएगा, विंग्स को डैमेज नहीं करेगा। बाद में चाहे तो प्लान को चेंज कर सकते हैं। और चढ़ने के टाइम जो सीढ़ी आप देखेंगे, साइड का वॉल, ये सब ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। जेल बनकर 118 साल से ऊपर हो चुका है। अभी यहाँ पे चलेंगे जहाँ पे जेल का मॉडल है। एक 2 मिनट का ब्रीफिंग है जहाँ पे आपको सावरकर जी के बारे में बताया जाएगा। বিল্ডিংয়ের ঠিক মাঝামাঝি অংশে আমরা একটা রেপ্লিকার দিকে যাওয়া শুরু করলাম। এই রেপ্লিকাটা বানানো হয়েছে দর্শকদের দেখানোর জন্য, যাতে করে শুরুতে এটা কীরকম অবস্থায় ছিল, কিভাবে বানানো হয়েছিল, এই সম্বন্ধে যাতে ডিটেলে একজন আইডিয়া পেতে পারে। ভালো করে গাইডের কথা শুনুন। तो देखिएगा यहाँ पे आपको सावरकर जी के बारे में बताया जाएगा। स्टार्टिंग जो पार्ट मैंने बताया था वो आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो है सलो जेल का रेप्लिका मॉडल है। इसी प्रकार से जेल को बनाएगा। टोटल आपको 7 विंग्स दिख रहे हैं। सारे विंग्स के कनेक्शन सेंटर पार्ट के साथ में था। 7 विंग में टोटल सेल था 693। आर्किटेक्ट का नाम मैकविलियन, फर्स्ट जेलर डेविड पेरी। और एस्टिमेट कॉस्ट 7.5 लाख रुपए लगा। लेबर कॉस्ट पड़ा। जेल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1893 में, कंप्लीट हुआ था 1906 में। जेल को बनने में 13 साल लगा था। विंग नंबर 7 में आखिरी वाला कमरा सावरकर जी का। सबसे लॉन्ग पीरियड इन्हीं को पनिशमेंट मिला था 50 साल का। उसमें से 10 साल सावरकर जी इस जेल में काटे। इन्हीं के नाम से मैंने बताया एयरपोर्ट का नाम रखा गया। सावरकर जी को 50 साल का सजा देने का रीजन, सावरकर जी जो है लंदन में अपना बैरिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं।
तो वकालत का पढ़ाई करने के टाइम सावरकर जी ने क्या किया, एक रशियन लैंग्वेज में बुक था बम बनाने का, उसको मराठी में ट्रांसलेट करके इंडिया में उसे इंडिया में बम बनाया, काफी जगह पे विस्फोट किया, अंग्रेजों का बहुत सारा चीज नुकसान हुआ, जिसके लिए सावरकर जी को 25 साल का सजा मिली। और एक 25 साल का सजा देने का रीजन, बुक के अंदर में पेपर को काट के उसके अंदर एक पिस्टल रख के सप्लाई किया, जिससे किसी ऑफिसर को शूट किया। तो 25-25 मिलाकर 50 साल। अरेस्ट करे थे लंदन में, एक जहाज में बैठा के लेकर थे, जहाज का नाम था SS मोरे। उस जहाज में लेके आते वक्त जहाज जब फ्रांस में मार्सेलिस पोर्ट में वहां पे कुछ देर के लिए रुका हुआ था, तो सावरकर जी उस जहाज से कूद के स्विमिंग करके भाग गए। तो बहुत लोगों ने हिस्ट्री ऐसे सुना है कि ये जेल से कोई कूद के स्विमिंग करके भाग, ये जेल से कोई नहीं भाग सकता। वापस अरेस्ट करके यहाँ पर लाया गया, विंग नंबर 7 का आखिरी वाला सेल में कुछ साल के लिए रखा गया। इस जेल में सावरकर जी का पीरियड था 1911 से 1921, 10 साल। 21 के बाद सावरकर जी को वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया था, रत्नागिरी जेल, और काफी दिन तक सावरकर जी को इनके घर पे नजरबंद करके रखा गया, होम अरेस्ट। सावरकर जी का डेथ इंडिपेंडेंस के बाद में 1966 में हुआ, आजादी के बाद। अभी सावरकर जी का सेल में उनको सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बर्तन, ये सब का एक मॉडल है। और मैंने आपको बताया सभी सेल एक ही तरह से में, सावरकर जी के सेल में कॉरिडोर को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया गया, क्योंकि डे टाइम इनको बाहर कॉरिडोर में रखते थे, ताकि वहां से पढ़ा के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को देख सके, मेंटली टॉर्चर। अभी आप लोग सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में थे, एक विंग से दूसरे विंग जाने का रास्ता था, यहाँ से मैं ऊपर लेके चलूंगा सेकंड फ्लोर। पहला मैं गार्ड सेल दिखाऊंगा, बगल के एक सेल को मैं लॉक करके दिखाऊंगा, ये मेरा लास्ट पॉइंट होगा। यहाँ पे मेरा पूरे एकदम सब कुछ खत्म हो जाएगा। लास्ट कमरा सावरकर जी का देखना चाहे देख सकते हो, सेंटर पार्ट यहाँ से ऊपर जा सकते हो बॉटम। जब टॉप में जाएंगे तो विंग नंबर 6 के सामने आपको एक छोटा सा आइलैंड नजर आएगा, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से रखा गया है। जब आइलैंड को फेस करके खड़े होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ध्यान देखिएगा, रेड एंड व्हाइट टावर है, लाइट हाउस, जगह का नाम नॉर्थ बे। उसके एग्जैक्ट लोकेशन आप देखेंगे तो इंडिया गवर्नमेंट का जो पुराना 20 रुपीज का नोट है, उसके बैक साइड में वही का फोटो को प्रिंट किया है। तो पुराने टाइम का 20 रुपए का नोट उठा के देखेंगे, वो लाइट हाउस आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे मेरा पूरे एक्सप्लेन खत्म होता है। तो सभी लोगों को मेरे एक्सप्लेन समझ में आए? कोई डाउट वगैरह पूछना पूछ सकते हो। लास्ट सेक्शन में मैं जब से आप लोगों को लॉकिंग दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप अपने फैमिली वाइज गाइड चार्जेस मुझे पे करके आगे जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर चलिए, आगे चलने के टाइम जो लोग लंबे हैं कृपया सर बचाएंगे सभी जगह। पहला गार्ड सेल, ये लॉकिंग सिस्टम, ताला इधर मारेंगे, यहाँ से यहाँ तक हाथ नहीं पहुँचेगा, यहाँ से खाना, लास्ट कमरा सावरकर, वापस लौटेंगे सेंटर पार्ट, ऊपर जा सकते हो प्रोग्राम, गाइड चार्जेस हम दिखाएंगे। আমরা থার্ড ফ্লোরে উঠলাম, সেকেন্ড ফ্লোরে উঠলাম, এবং তার এক্সট্রিম কর্নারে যেখানে আলাদাভাবে একটা সেল করা হয়েছে গার্ড দিয়ে, ওটাই ছিল সাভারকারজির, বীর সাভারকারের সেল। এই সেলে আমরা ঢুকছি এবং এই সেলের এখানে এটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের একটা প্ল্যাক রাখা আছে। আর এই হচ্ছে বীর সাভারকারের এই সেল। এই সেলে ডিটেলে সমস্ত কিছু দেওয়া আছে, এবং যাতে লোকের বুঝতে অসুবিধে না হয় তার ডিটেলস সমস্ত কিছু, এবং সবাই এসে এখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। হ্যাঁ, বীর সাভারকারের একটি ছবিও আছে, এবং ওই অবস্থায় চেইনড অবস্থায় তোলা একটা ছবিও আছে। তো আমরা সেখানে সেরকমই শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম। প্রত্যেকেই এসে এখানে দেখছেন। এটা হচ্ছে ওয়াচ টাওয়ার। ওয়াচ টাওয়ারটা একদম টপে, একটু উঠতে অসুবিধে হয়, কিন্তু একদম টপে উঠলে আপনি চারিদিকের অবস্থাটা ভালো করে দেখতে পাবেন। এবং এখান থেকে যে টাওয়ারগুলো রয়েছে, যে ব্লকগুলো রয়েছে, ব্লকগুলোকে দেখতে পাবেন। সবকটা ব্লক এখন আর নেই, অনেক ব্লকই ভেঙে গেছে। যে 2-3টে ব্লক আছে সেগুলো এখান থেকে দেখা যায়। ওই সুদূরে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র, আর ওয়াচ টাওয়ার থেকে ওয়াচ করার জন্য সেন্ট্রিরা থাকতো। তো সুস্মিতা এই সুযোগে কিছু ছবি ক্লিক করে নিচ্ছে, আর আমরা পুরো সেলুলার জেলটাকে এবং তার বিভিন্ন অংশকে দেখছি। ভূমিকম্পজনিত জায়গা বলে সবই টিনের চাল, এখানে বড় সড়ো স্ট্রাকচার বিশেষ দেখা যায় না। আর এখান থেকে আপনি কিছু কিছু সম্পূর্ণ ডেভেলপমেন্ট আপনারা দেখতে পাবেন, যেটা এখন হয়েছে। এই কয়েকটা অংশ আমাদের মনে হয়েছে তুলে আপনাদেরকে দেখালে এই ভয়ানক দিনগুলোর একটা হালকা গ্লিম্পস আপনারা পাবেন। যদি আমার এই
সামান্য প্রচেষ্টা ভালো থেকে থাকে, ভালো লেগে থাকে, তাহলে আপনারা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। কোনো কিছু জানার হলে কমেন্ট করুন। এখানটাতে যে নোটিফিকেশনগুলো দেওয়া আছে মন দিয়ে পড়বেন এবং বুঝতে পারবেন যে টর্চারটা কী লেভেলে হতো। শেয়ার করে দিন। কোনো কমেন্ট করার হলে জানান। আমি সমস্ত কমেন্টই পড়ি এবং রিপ্লাইও দিই। অতএব আপনাদের রিঅ্যাকশন এর অপেক্ষায় রইলাম। সুস্মিতা এই সুযোগে কিছু কিছু সেলফি তুলেছিল, সেই কোলাজগুলো এখানে তুলে দিলাম। 700 কয়েদি এইখানে থাকতো এবং ভেতরকার পরিবেশটা, লাইট নেই, আলো হাওয়া তো কিছুই পাবেন না, কেমন সেলের ভেতরটা দেখাতো সেটা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। সামনের পর্বে দেখা।